तो भारत बनाम इंडिया की लड़ाई अब और तेज हो चुकी है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो अब इस विवाद में मायावती की भी एंट्री हो गई। मायावती के नाम बदलने को लेकर छिड़े विवाद में मोदी सरकार और विपक्षी दलों को ही आड़े हाथ ले लिया और इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों की मिलीभगत बता दिया है। मायावती ने कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। विपक्ष ने भी रणनीति के तहत ही गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। कहीं ये पक्ष या विपक्ष की अंदरूनी मिलीभगत तो नहीं। मायावती ने यह भी कहा कि जनता का ध्यान मुद्दों से हटाने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा नहीं तो गठबंधन के नाम से आपत्ति थी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। मायावती ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जिससे नाम को लेकर इस पर संकीर्ण राजनीति न हो पाए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट कैसे अब भारत पर बहस छिड़ गई है। देश में इन दिनों भारत और इंडिया पर संग्राम छिड़ा है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ विपक्ष, जिसने यूपीए से बदलकर गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया और फिर उसी इंडिया पर शुरू हुई सियासत में भारत की एंट्री हो गई। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह G20 के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जो अब विपक्ष को हजम नहीं हो रहा। इंडिया विवाद पर मायावती ने बीजेपी के साथ ही विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी भारत नाम को मुद्दा बनाकर लोगों की भावनाओं से खेल रही है, तो विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भी सियासी रणनीति के तहत ही अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो सोच समझकर सत्ता पक्ष और विपक्ष कर रहा है। इस पवित्र मानवतावादी व जन कल्याणकारी संविधान से अपने देश के सभी जाति एवं धर्मों को मानने वाले लोगों का अपार प्रेम, बेहद लगाव एवं सम्मान है, जिसे बदल के व छेड़छाड़ आदि करके इनकी भावना के साथ कोई भी खिलवाड़ करना क्या ये उचित व न्याय संगत है? इस बारे में सच्चाई तो ये है कि देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया। दरअसल खबर है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर ये प्रस्ताव रखा जा सकता है। हालांकि G20 के आमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, जिस पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, भारत कहने से क्या हालात बदल जाएंगे? भाई जो पहले से आया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की नाम से होना चाहिए था, ये उसको भारत कहकर तो क्या इससे कोई हालात बदल जाएंगे? तो बेहतर यही था कि इसमें ये जो हम अपने घर में का झगड़ा दूसरों को भी बता रहे, जाहिर कर रहे हैं कि हमारे घर में इख्तलाफ है, तो हमें हमारा जो कुछ भी मसाइल है इंडिया की अपनी जगह है, दूसरे मुल्कों से जो हमारा राब्ता है या ताल्लुकात है वो अपनी जगह है। देश में बदलाव की बयार पिछले 9 साल से लगातार चल रही है। गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर भारत के अभिमान और स्वाभिमान से जुड़े प्रतीकों को देश की जनता से रूबरू कराया जा रहा है और इसी कड़ी में जब तक बात भारत नाम की आई तो सियासी पारा भी हाई हो गया। विपक्षी नेताओं ने एक गठबंधन बनाया इंडिया, और उस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को इतना डर और इतनी तकलीफ हो गई कि अब लिखा पढ़ी में भी कह रहे हैं कि इंडिया नहीं रखेंगे, भारत रखेंगे। हमारे लिए तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एक ही बात है, एक ही फीलिंग आती है। अब बीजेपी नामों को लेकर के राजनीति करने लगी, क्योंकि जो सपने देश को दिखाए थे उन सपने पर फेल हो गए। वैसे तो देशवासी भारत और इंडिया दोनों नाम प्रयोग करते हैं, लेकिन भारत का संविधान वर्तमान में देश को इंडिया यानी भारत को दर्शाता है, लेकिन इसे केवल भारत कहने के लिए संशोधन करने की मांग बढ़ रही है। संविधान में संशोधन कर इंडिया का नाम भारत करने की मांग तेज हो गई है और सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इंडिया का नाम बदलने का प्रस्ताव ला सकती है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष पर हमलावर हैं और इसे लेकर बयानबाजी का बाजार भी गर्म है। हालांकि अभी भारत वाले प्रस्ताव
को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन संकेत आने वाली स्थिति को साफ कर रखे हैं कि मोदी सरकार की तैयारी पूरी है। शायद यही वजह है कि विपक्ष की बेचैनी का स्तर इतना बढ़ गया है कि वो भारत के ही विरोध में उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिसका आदि है ना अंत है, जो शाश्वत है, उस सनातन के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। लेकिन अब वक्त विपक्षी गठबंधन के साथी को सनातन धर्म पर टिप्पणी का जवाब मिलने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने मंत्रियों को छूट दे दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष फंस चुका है। इस मसले पर विपक्ष की बेचैनी भी अब साफ दिखने लगी है, लेकिन सनातन से जुड़े बयान का जवाब दिया जाएगा। सनातन विवाद पर उचित जवाब देने की मंत्रियों को पूरी छूट दी गई है, लेकिन तर्क के साथ। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सोच समझकर विपक्ष को जवाब दिया जाएगा और सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों को सबक सिखाया जाएगा। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जिसका आदि है ना अंत, जो शाश्वत है, जो समय से परे है, उस सनातन के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। उस धर्म के खिलाफ सियासत हो रही है, उसे खत्म करने की साजिश हो रही है और तुलना डेंगू मलेरिया से की जा रही है। சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். सनातन धर्म को लेकर चल रहे विवाद के बीच पीएम मोदी ने पहली बार बड़ी बात कही है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि इस मामले पर हमें सही से जवाब देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों से कहा, सनातन धर्म का अपमान करके विपक्ष फंस गया है और विपक्ष की बेचैनी भी अब साफ दिखने लगी है। सनातन धर्म से जुड़े बयान का उचित जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष उस तरह के बुखार से पीड़ित है जिसमें आदमी बड़बड़ाता रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वक्त सनातन के अपमान पर जवाब देने का आ गया है। सनातन धर्म पे चल रहे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहली बार बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को कहा कि विपक्ष सनातन धर्म का अपमान करके फंस गई है। ऐसे में विपक्ष का माकूल जवाब देना चाहिए। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन विरोधी बयानबाजी पर चौतरफा घिर चुके हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने खुद इस बयान को गंभीरता से लिया, तो दूसरी तरफ अब कानूनी कार्रवाई की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। रामपुर में उदयनिधि स्टालिन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। उदयनिधि स्टालिन के साथ प्रियंका खरगे पर भी दर्ज हुआ केस। कानपुर में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत की गई है। सनातन धर्म के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर एक्शन की मांग हो रही है और कहा जा रहा है कि सनातन धर्म के लोगों को भड़काया जा रहा है। यानी जिस सियासी बयानबाजी से उदयनिधि स्टालिन लाइमलाइट में आए, उसी टिप्पणी पर कई राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ तक कि बीजेपी के साथ ही विपक्ष नेता भी स्टालिन को नसीहत दे रहे हैं। देखिए, इस प्रकार का जो बयान देने वाले लोग हैं, उनकी न कोई धरती है न कोई उनका आकाश है, लेकिन वो इस प्रकार के बयान दे करके देश में चर्चा का विषय बनना चाहते हैं। अगर कोई भगवान सूर्यदेव को समाप्त कर सकता है, वही सनातन को समाप्त करने की बात कर सकता है। जो नहीं समाप्त कर सकता है, तो सनातन को समाप्त करने की बात करके मतलब वह गलत कर रहे हैं। कोई बात और कुछ कहना है और कहे कुछ और रहे हो, जब पूरे एक संस्कृति पर हमला करोगे, पूरे हिंदुस्तान के प्राण तत्व पर हमला करोगे, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म में करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, लोगों की जीवन पद्धति है। हम समझते हैं कि किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लोगों की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए।
अपने अपने धर्मों को सब लोग पालन करते हैं और सारे धर्मों ने इंसानियत का सबक सिखाया है। तो हम तो यही समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन में होने के बावजूद सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन अब विपक्ष के साथ ही उदयनिधि स्टालिन को जवाब देने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ तक कि पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं, सनातन धर्म के अपमान का करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मॉनसून सत्र 11 अगस्त को समाप्त हुआ और संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को बुला लिया गया। इससे विपक्ष की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। आखिर पीएम मोदी का प्लान क्या है और फिर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। इसी सस्पेंस के बीच जब मोदी सरकार का एजेंडा क्लियर नहीं हुआ तो विपक्ष ने अपना एजेंडा सेट कर दिया और सोनिया गांधी ने 9 मुद्दों की लिस्ट प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दी, जिसमें सोनिया गांधी ने कहा कि जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता पर भी चर्चा होनी चाहिए। सदन में एमएसपी और किसानों के वादों पर चर्चा हो, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर चर्चा की जाए, बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा होनी चाहिए और जातिगत जनगणना का मुद्दा भी सोनिया गांधी की तरफ से इस चिट्ठी में उठाया गया। और ये सब इसीलिए क्योंकि विपक्ष मोदी का विशेष प्लान डिकोड नहीं कर सकी है। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। विपक्षी दल मुंबई में मोदी विरोध की रणनीति तैयार करने की माथापच्ची में थे। तभी मोदी ने संसद के विशेष सत्र की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि सियासत में शोर जोर पकड़ने लगा। मॉनसून सत्र 11 अगस्त को खत्म हुआ और संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को शुरू होने वाला है। उलझन बढ़ गई है। आखिर पीएम मोदी का प्लान क्या है? और फिर कयासबाजी का दौर शुरू हो गया। किसी को लगा चुनाव जल्द होने वाले हैं। एक देश एक चुनाव की भी बात होने लगी। एक देश एक कानून की भी चर्चा होने लगी। इंडिया का नाम कहीं भारत ना हो जाए। विपक्षी पार्टियां इन्हीं सवालों में उलझी रहीं, लेकिन मोदी सरकार ने अब तक इस सत्र के एजेंडे के बारे में जानकारी नहीं दी और जब पत्ते नहीं खुले तो सोनिया गांधी ने पीएम मोदी नाम की एक चिट्ठी लिख दी और सदन में चर्चा के लिए अपनी 9 मांगे सामने रख दी। सोनिया गांधी ने कहा, मौजूदा आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो, बेरोजगारी, बढ़ती असमानता पर बात हो, एमएसपी और किसानों के वादों पर चर्चा हो, मणिपुर में संवैधानिक व्यवस्था पर बात हो, बढ़ते सांप्रदायिक तनाव पर चर्चा की जाए, जाति जनगणना की आवश्यकता पर चर्चा हो। दरअसल सोनिया गांधी की इस लेटर की मंशा सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाने के एजेंडे को समझने की है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से विशेष सत्र की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। हालांकि सोनिया गांधी को जवाब जरूर मिल गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। विशेष सत्र के लिए कार्य सूची वक्त पर दी जाएगी। परंपराओं की ओर सोनिया गांधी का ध्यान नहीं। And unnecessarily making a issue out of a non-issue to do the politics or politicize the issue is very, very unfortunate. Congress party, after Shri Modi took over in 2014, they have never played any positive or constructive role as a opposition. Always trying to disturb, create ruckus and avoid the structured debate. This is the policy, this has become the policy of the Congress party and it is very unfortunate. यानी विशेष सत्र के एजेंडे पर अब विपक्ष के डाउट क्लियर नहीं हुए तो विपक्ष ने अपना ही एजेंडा सरकार को बता दिया और आरोप लगाए कि बिना किसी से बातचीत किए, बिना कुछ बताए सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। तो विपक्ष शामिल जरूर होगा, लेकिन एजेंडा अलग होगा। यानी अब मोदी के विशेष एजेंडे पर विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। G20 समिट और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने moneycontrol.com को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ कर दिया कि एक बार फिर बीजेपी को जनता का जनादेश मिलने वाला है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने महंगाई के सवाल पर भी जवाब दिया
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है, दुनिया के मुकाबले भारत में महंगाई दर कम रही है। मुद्रास्फीति भारत सहित अधिकांश देशों की समस्या है। मुद्रास्फीति का दुनिया सामना कर रही है, लेकिन महंगाई के खिलाफ सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि पीएम मोदी के इंटरव्यू की बड़ी बातें क्या रही और उस पर रिएक्शन किस तरीके से सामने आए। नए भारत की नई इबारत लिखने वाले नरेंद्र मोदी ने 2023 में ही 2047 तक का विजन क्लियर कर दिया है। मोदी ने वो तस्वीर साफ कर दी है जिसके दम पर 2024 के चुनाव में अब तक का सबसे बड़ा जनादेश मिलने वाला है। और ये बात पीएम मोदी ने अब तक के सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू में बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था, फिर भी मुझे इतने बड़े जनादेश के साथ वोट दिया। 10 साल बाद अब जनता को हर जगह मोदी दिखता है। चंद्रयान मिशन में भी, मेरी हाल की अमेरिका यात्रा में भी, अब जब जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 साल में देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण का पालन किया है। और यही वजह है कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया में मोदी की चर्चा हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम योजनाएं चल रही हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। माननीय मोदी जी के रूप में एक ऐसा अभिभावक उत्तर प्रदेश को मिला है जो सभी की चिंता करते हैं और गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने सफलता प्राप्त की है। पीएम मोदी ने भारत के विकास, G20 समिट समेत तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 के लिए आदर्श वाक्य वासुधैव कुटुंबकम है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य हमारा सिद्धांत है। 9 साल से सबका साथ, सबके विकास का पालन किया। दुनिया को एक साथ लाना ही हमारा लक्ष्य है। वैश्विक चुनौतियों का एक साथ सामना करना है। विकास को हर क्षेत्र, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से कहते रहे हैं, हमारे लिए देश परिवार की तरह है और उसी दिशा में वो लगातार काम भी कर रहे हैं। G20 के माध्यम से आज हम पूरे संसार को बता सके हैं कि हमारे हिंदुस्तान अनेकता में किस प्रकार से एकता के साथ चलता है। हमारा परिधान क्या है, हमारा खान पान क्या है, इसमें भी कामयाब हुए हैं कि हम देखें कि बड़े से बड़े समिट को हम कर सकते हैं। पूरा देश मिलकर आपका आवभगत जो करता है और G20 के माध्यम से देश की शक्ति भी मालूम पड़ रही है और उसका एक अच्छा आयोजन जो दिल्ली के अंदर हो रहा है, दिल्ली के अंदर वातावरण जो बना हुआ है, मेहमान नवाजी का बना हुआ है, ये हमारे संस्कार है, संस्कृति है। 2014 के बाद पीएम मोदी की नीति और 2024 के लिए पीएम मोदी की रणनीति के आगे विपक्ष भले ही दूर दूर तक ना हो, लेकिन जिस तरह पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था से लेकर महंगाई तक के मुद्दे पर अपनी बात रखी, उस पर जरूर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री जी से आपसे आग्रह है, अरे कुछ दिन काम करना कम कर दीजिए, या 2-4 दिन 10 दिन काम मत करिए। या आप इतना काम करते हैं, इतने कदम उठाते हैं, उसके बाद 240 किलो रुपए टमाटर बिकता है। हर जीवन में चीजें जो हैं आम आदमी की, वो महंगी होती जा रही और उस पर भी आप जले से नमक छिड़कते हैं कि मैंने ये करके, मैंने वो करके, दिन रात काम करके, कदम उठाकर महंगाई कम कर दी। अरे भारतवर्ष में जो सुन रहा होगा ना, इसको हंस रहा होगा। हम जो हमारे साथी विपक्ष के लोग हैं, अगर सही बात को अप्रिशिएट करेंगे तो लोग देख रहे हैं, लोगों को लगेगा यार ये सही बात कर रहे हैं। और सरकार की अगर कमियां और खामियां पार्लियामेंट में निकालेंगे तो लोगों को लगेगा ये सही बात कह रहे हैं, तो विपक्ष मजबूत होगा। और अगर बगैर मतलब की अब जो चौथे और 5वें पे फ्लक्चुएट करती हुई तीसरे पे जा रही है, और इसमें भी हमारे विपक्षी साथी जो गठबंधन, महागठबंधन बना रहे हैं, इसमें भी कमी निकालेंगे तो देखने वाले लोगों को लगेगा ये तो बगैर मतलब के खिलाफत करते हैं। तो इससे विपक्ष और कमजोर होता जाएगा। तो सही बात को सही। पीएम मोदी ने moneycontrol.com को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हर वो मुद्दा उठाया जिसे उन्होंने राष्ट्रहित में साकार किया और हर उस पहलू पर अपनी बात रखी जिससे वैश्विक पटल पर भारत का सर गर्व से ऊंचा उठे।
चाहे मिशन चंद्रयान हो या फिर कोरोना महामारी में दुनिया की मदद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। सीमा हैदर का हिंदुस्तान प्रेम तो आपने खूब देखा होगा, रक्षाबंधन की तस्वीर भी आपने देखी होगी, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब सीमा हैदर जन्माष्टमी का त्योहार मनाने की तैयारी में। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इस बार सीमा हैदर ने हिंदू आस्था को लेकर कौन सा प्रण लिया है। पहले तीज, फिर रक्षाबंधन और अब आ रही है जन्माष्टमी। देश में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर खुद को भारतीय परिवेश में ढलता हुआ दिखा रही है। वो भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है तो कभी चंद्रयान की कामयाबी पर जश्न मनाती है। सीमा हैदर खुद को सनातनी परंपरा से जोड़ने की कोशिश करती है और ये दिखाने के लिए वो वीडियोस भी बनाती है। अब जन्माष्टमी आ रही है तो सीमा हैदर ने इसकी भी तैयारी कर ली है। देश में कई लोग जन्माष्टमी 6 सितंबर को मना रहे हैं तो कई लोग 7 सितंबर को। सीमा हैदर ने बताया कि वो 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाएगी। सीमा ये भी कहती हैं कि ससुराल में उसके ये पहले जन्माष्टमी है और इसे वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाएंगी। इसके साथ ही हमेशा की तरह वो जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करेंगी। सीमा सचिन के साथ शादी का दावा करती हैं और हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी कहती हैं। उसका कहना है कि सनातन धर्म में आने के बाद वो हर त्योहार उत्साह के साथ मनाती हैं। जब से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत पहुंची, तब से भारत क्या पूरे पाकिस्तान में उसके चर्चे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीमा और सचिन की प्रेम कहानी के खूब चर्चे हैं। सीमा हैदर पर जासूस होने के शक के चलते कई लोग उसके खिलाफ हैं, तो वहीं सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को भारतीय परिवेश में ढाला, उससे कई लोगों की सहानुभूति उसके साथ है और वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जांच एजेंसियां पड़ताल में लगी हैं। हालांकि अभी तक उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन भारत में ही कई लोगों को उसके यहाँ पर रहने पर ऐतराज है। इससे पहले सीमा हैदर भारत में तुलसी पूजा, एकादशी व्रत, नाग पंचमी और रक्षाबंधन का त्योहार भी मना चुकी है। उसके वकील एपी सिंह रक्षाबंधन पर सीमा के घर आए थे और सीमा से राखी बंधवाई थी। सीमा ने तीज का वीडियो भी शेयर किया। त्योहार के मौके पर उसके 16 श्रृंगार के कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं। सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। आए दिन वो किसी न किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। उसकी कोशिश रहती है कि वो हर बार भारतीय लोगों के साथ खुद को जोड़े। वो ये भी दिखाती है कि वो किस तरीके से हिंदू संस्कृति के रंग में रंग गई है। ये पहली बार नहीं है जब सीमा हैदर का इस तरह का अंदाज सामने आया हो। 15 अगस्त के दिन भी सीमा ने तिरंगे वाली साड़ी पहनी थी, तो अब सीमा ने जन्माष्टमी की तैयारी भी कर ली है। जन्माष्टमी के मौके पर सचिन ने सीमा को भगवान कृष्ण की मूर्ति का गिफ्ट भी किया। तो इस तरह सीमा अब कान्हा के आशीर्वाद की कामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों।